हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लो जरा, क्या क्या आने वाला है इस लेक्चर में। पहली बात तो आपका जो एनसीईआरटी में टेस्ट दिए हुए हैं सारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही दिए हुए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें सारे टेस्ट अपने आते हैं, लसाइन टेस्ट, जेल्डास, ड्यूमास, सारे टेस्ट वो सब के सब पढ़ेंगे अपन। और सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो मैं आज आपको कवर कराने वाला हूं, जैसे टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, सारे टाइप के टेस्ट हम कवर करने वाले हैं एक्सेप्ट बायोमोलिक्यूल के टेस्ट। जब मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड कराऊंगा, मॉलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, ठीक है, सैर-लिविडनॉफ टेस्ट, ये सारे के सारे हम वहां पर कवर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर सारे टेस्ट। ध्यान से करना, ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन, नीट, एडवांस, सबके लिए ये वाला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोगों को वेलकम है पहले, ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहां से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले अपन टेस्ट पढ़ रहे हैं, कौन से वाले, क्वालिटेटिव एनालिसिस उसका पढ़ रहे हैं। जैसे नंबर 1 मेथड है बेटा लीविक्स मेथड। लीविक्स मेथड में क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसका हम टेस्ट करते हैं। कैसे, ध्यान से देखना जरा। उसको हम CuO से पास कराते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन CuO के साथ करवाते हैं। अगर CO के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर हुआ तो कार्बन हुआ तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं तो H2O में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कार्बन होगा वो CO2 में और हाइड्रोजन किस में, H2O में कन्वर्ट होगा। तो अपन दोनों के इंडिविजुअल टेस्ट ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब उसकी रिएक्शन CO से कराते हो तो जो प्रेजेंट कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और CO2 लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की। याद करो जरा, लाइम वाटर को क्या कर देता है बेटा, ये मिल्की। क्या करता है, मिल्की। तो लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की, और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। याद करो, मिल्कीनेस डिसअपियर बाय पासिंग एक्सेस CO2 वाटर। एक्सेस CO2 वाटर पास करते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है आपका, PPT होता है, वाइट PPT अपन बोलते हैं। ठीक है, अगला, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O में, और इसकी रिएक्शन कराते हैं CuSO4 के साथ, तो ये बना लेता है CuSO4.5H2O। ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है, जिसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। किस कलर का होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। ओके, ध्यान रखना इसको, समझ गए। तो ये होता है लीविक्स मेथड। आगे बढ़ते हैं, लसाइन टेस्ट पढ़ लेते हैं। लसाइन टेस्ट क्या होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गए, हेलोजन हो गए, इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका पहले हम लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं इनको। तो हम क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके इंडिविजुअल टेस्ट कराए जाते हैं आयंस के। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन। ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि लसाइन टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं, इस टाइप से, है ना। तो लसाइन टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, PSNX। इसको कैसे याद रखोगे, P मतलब पंकज, ठीक है, S मतलब सर, N मतलब निकले, ठीक है, X मतलब हेलोजन। हेलोजन को याद रखो हॉलीडे, ठीक है, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, इस तरीके से याद कर लो, याद हो जाएगा आपको। ओके, अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होगा तो उसको सोडियम के साथ हम फ्यूज करते हैं। जब हीट करते हैं इसको सोडियम के साथ तो ये बनाता है NaCN बना लेता है। इसको बोलते हैं लसेन एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, लसेन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके इंडिविजुअल आयन का टेस्ट कराया जाता है, जैसे साइनाइड आयन आ गया। अब CN- की रिएक्शन बेटा कराई जाती है किसके साथ, Fe2+ के साथ। तो ये क्या बना लेता है, FeCN6 4 नेगेटिव, ऐसा बना लेता है। और जब Fe+3 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, कुछ वाटर डाल देते हैं, तो ये बनाता है Fe4Fe CN6 होल थ्राइस
डॉट XH2O, ये होता है बेटा प्रशियन ब्लू कलर का। देखो दो टाइप के ब्लू ध्यान रखना, एक प्रशियन ब्लू, एक टर्म्बल्स ब्लू। यहां क्या बनता है बेटा? प्रशियन ब्लू। ठीक है, ध्यान रखना, यहां क्या बनता है? प्रशियन ब्लू। बाहर हो +3, अंदर हो +2, ये प्रशियन ब्लू होता है। और सॉल्ट एनालिसिस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, Fe2+ अगर बाहर हुआ, Fe3+ अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ, तो ये होता है टर्म्बल्स ब्लू। ध्यान रखना, टर्म्बल्स ब्लू। तो ये ऐसे नाम से भी पूछ सकते हैं आपसे, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स किसके एक्सट्रैक्शन में होता है? तो आप बताओगे नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है, ऐसा बोलो, है ना? तो ये ध्यान रखना, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते जाओ। चलें आगे। अगला है बेटा, अगर हेलोजन हुआ तो हेलोजन के लिए क्या करते हैं? Na को हेलोजन के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, उसको फ्यूज कराया जाता है, तो ये बनाता है NaX। क्या बनाता है? NaX। तो इसका जो लसाइन एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या होता है बेटा? NaX। ठीक है, अब NaX की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, मतलब NaX में मौजूद X- आयन की रिएक्शन जब इससे होती है, तो अब ये अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जैसे X यहां पर यूजुअली हम क्या लिया करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो बनता है वो क्या क्या बनता है? AgCl, ठीक है, AgBr और AgI। डिपेंड करता है X आपने क्या लिया। अगर आपने X यहां Cl- लिया तो AgCl, Br- लिया तो AgBr, I- लिया तो AgI। वैसे यहां पर X क्या हो सकता है? ClBrI। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनके पीपीटी के कलर भी याद रखना आपको। क्या? AgCl होता है बेटा व्हाइट कलर का। ये किस कलर का होता है? व्हाइट पीपीटी। तो AgCl होता है बेटा व्हाइट पीपीटी। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होता है। और AgBr क्या होता है? AgBr होता है पेल येलो, पेल येलो। और ये होता है डार्क येलो पीपीटी, है ना? तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। चलें आगे। अगला है सल्फर। सल्फर ऐसे कंपाउंड जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, Na के साथ ये बनाता है Na2S, लसाइन एक्सट्रैक्ट Na2S बनता है। अब इसमें मौजूद जो सल्फाइड आयन है उसकी रिएक्शन Pb2+ के साथ होती है, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है क्या? PbS का, ब्लैक पीपीटी बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये एक और इसका टेस्ट होता है अल्टरनेट, इसके अलावा एक और ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। क्या होता है? H2- की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है? Na2FeCN5NO के साथ कराओ, क्या बनेगा? इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां बनेगा, सीधा सीधा मैथमेटिकली ऐड कर दो, सीधा मैथमेटिकली। कैसे? सल्फर को उठा के अंदर डाल दो, तो Na2FeCN6NOS, ऐसा, इस तरीके से। ठीक, समझ गए कहानी? तो H2- की रिएक्शन Na2FeCN6NO के साथ हो रही है, तो ये क्या बना रहा है? Na2FeCN6NOS। ठीक है, मैथमेटिकली आपको ऐड करना है, Na2 नहीं Na4 हो जाएगा, Na4। एक्चुअल में यहां Na2S लोगे ना, क्योंकि Na2S बन रहा है, तो यहां Na2S लोगे और सीधा ऐड कर दो, Na2 और 2 4 हो गए, और S अंदर डाल दिया आपने, ऐसा, है ना? लिखते हो उसको इस तरीके से। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका कलर तो लिख लो, ये वायलेट कलर का होता है बेटा, है ना? किस कलर का होता है ये? वायलेट कलर का होता है, तभी तो डिटेक्शन कर रहे हो आप, है ना? कलर तो ऑब्जर्व होना चाहिए। वायलेट कलर का होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलो भाई। अगला देखो, अगर सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन बेटा तीनों एक साथ प्रेजेंट हुए, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों एक साथ प्रेजेंट हुए, तो इनको जब सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं तो बनता है NaSCN। ठीक है, क्या बनता है? NaSCN। और Fe+3 के साथ SCN- बनाता है FeSCN होल थ्राइस। मतलब आयरन यहां क्या है? +3 ऑक्सीडेशन नंबर का है। और ये होता है बेटा ब्लड रेड कलर का। किसका? ब्लड रेड कलर का। अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पर सल्फर भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अलग से आप डिसोसिएट करवा के अलग अलग आयन के टेस्ट करवा सकते हो। जैसे इसको ऐसे डिसोसिएट कर लो कि Na2S अलग हो जाए, NaCN अलग हो जाए, और उनके इंडिविजुअल टेस्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला बेटा फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जब Na2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनाता है PO4 3-। और ये एसिडिक मीडियम इसको एसिडिफाई कर देगा, क्या बना देगा? H3PO4 बना देगा। ठीक, अब H3PO4 इसके साथ रिएक्शन करता है, इसका नाम है अमोनियम मॉलिबेटेट। क्या नाम है इसका? नाम है बेटा अमोनियम मौली
बिडेट, अमोनियम मॉलिबिडेट। क्या बनाएगा ये, देखना जरा ध्यान से। ये बनाता है NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3। ये होता है कैनरी येलो कलर का, कैनरी बर्ड होती है उसी का कलर होता है, कैनरी येलो कलर का होता है ये, है ना। इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। बाकी NH4NO3 निकल जाएगा अलग, है ना। अमोनियम फॉस्फो मॉलिबिडेट ऐसा होता है। अब इसको याद कैसे करोगे देखना। NH4 होल थ्राइस है ना, 3 है यहां पर, PO4 4 है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो 12 आएगा। और 3 से यहां शुरू किया तो 3 से एंड कर देना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कॉम्प्लेक्स है ना ये कंपाउंड। तो यहां 3 था, लास्ट में 3 कर दिया, 4 इंटू 3 बेटा 12, ठीक है। ऐसा येलो कलर होता है इसका। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव खत्म हो गया, बस इतना ही आएगा एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे जितने मैंने पढ़ाए उन्हीं में से, अगर आया तो, है ना। अगला है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या होता है इसमें? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर मेथड से कोई कंपाउंड बनाते हैं और उस कंपाउंड से एनालिसिस करते हैं। कैसे? अभी लिविक्स मेथड हमने क्वालिटेटिव में भी पढ़ा था। किसके लिए होता है ये? फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। बताओ क्या हुआ था? कार्बन बेटा तुम्हारा CO2 में कन्वर्ट हुआ था और हाइड्रोजन बेटा कहां कन्वर्ट हुआ था? H2O में कन्वर्ट हुआ था। तो तुम्हें क्या करना है, CO2 और H2O की हेल्प से, CO2 और H2O की हेल्प से तुम्हें परसेंटेज निकालना है। कैसे? मुझे एक बात बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन वो जब होता है तो CO2 में कन्वर्ट होता है और H2O में कन्वर्ट होता है। यहां से हम कार्बन का डिटेक्शन करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, यहां हाइड्रोजन का। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मुझे बताओ CO2 में कितने ग्राम कार्बन है? जैसे अगर मैं बोलूं CO2 का 1 मोल है तो 44 ग्राम CO2 में कितना है? 12 ग्राम कार्बन है, ठीक। तो W ग्राम CO2 में कितना होगा? W ग्राम CO2 में कितना होगा? 12/44 इंटू W, ठीक है। और अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है कुछ, सपोज इसको अपन कुछ और मान लेते हैं, इसको W1 मान लेते हैं ना, इसको W1 मान लेते हैं। W1 ग्राम में इतना आ जाएगा भाई, 44 में 12 है तो 1 में 12/44, W1 में 12/44 इंटू W1, यूनिटरी मेथड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, अगर ये तुमने बेटा W ग्राम लिया है तो इस W ग्राम में से CO2 में जो कन्वर्ट हुआ कार्बन, उसी से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये न्यूमिनेटर में रखोगे और डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का वेट कितना लिया W, और इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। तो क्या आ गया? परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू क्या? 12/44 इंटू W1/W इंटू 100। ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन। बहुत सिंपल है भाई। W ग्राम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। W1 क्या है? CO2 का वेट। अब देखो जरा, सिमिलरली हाइड्रोजन का लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं हाइड्रोजन का? बताओ। H2O से करना पड़ेगा। तो H2O में कितना है बताओ? अगर मैं लिखूं ऐसे कि 18 ग्राम H2O, तो इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम H है, सही ना। तो W2 ग्राम H2O में कितना होगा? W2 ग्राम H2O में कितना होगा? तो क्या बोलोगे? 2/18 इंटू W2, ऐसे लिखोगे ना। बस इसको न्यूमिनेटर में रखो, डिनोमिनेटर में W इंटू 100। तो परसेंटेज हाइड्रोजन का सिमिलरली कार्बन जैसे लिख रहा हूं, क्या? 2/18 इंटू W2/W इंटू 100। फॉर्मूले देखो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले बड़े आसान होते हैं। मैं सारे फॉर्मूले हर एक के लिखाते जाऊंगा, आप एक पेज में सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, आराम से याद हो जाएंगे आपको। बहुत आसान है ना। CO2 में परसेंटेज कार्बन कैसे निकालोगे यार? H2O में परसेंटेज हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? वही तो है ना। तो ये फॉर्मूले हैं, तो ये ध्यान रखना आप फॉर्मूले। एक ये फॉर्मूला हो गया। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर आपको सीधे फॉर्मूले याद है ना तो काम बन जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप आराम से क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है, अगर आया तो। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आजकल क्या इंपॉर्टेंट हो गई है, आते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक। अगला देखो, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं आपको इसमें। पढ़े जरा सवाल क्या है। क्वेश्चन कराते जाऊंगा ना तो आपको क्लियर फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.2 ग्राम CO2 एंड 0.1 ग्राम H2O। मतलब
ये हो गया तुम्हारा W, ये हो गया W1 और ये हो गया W2। बस कर लो काम, खत्म हो गया। देखो परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू पहले लिखो 12/44, क्या 12/44 इंटू W1/W। W1 कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय कितना 0.25 इंटू 100। ठीक है, अब ये आप काम करते जाना मेरे लिए, आप यहां पर सॉल्व करते जाना। ठीक है, ये सॉल्व करके आप बताओ कितना आएगा आंसर। यहां बताओ जरा परसेंटेज हाइड्रोजन कितना आएगा 2/18 इंटू W2 कितना 0.1 अपॉन 0.25 इंटू 100। ये आप सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ये आंसर आते जाएंगे आपके। फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान भी होता है ना, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप। चलें आगे। अगला है बेटा ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड किसके लिए यूज करते हैं? देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा मेथड किस लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्यूमास मेथड करते हैं फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है। क्या प्रोसेस होता है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हो गई है ना, उसकी रिएक्शन CO से कराते हैं। तो क्या बनाता है ये, मतलब एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 बना रहा है, वाटर बना रहा है और N2 मिल जाता है आपको, है ना, और कॉपर अलग निकल गया। मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसा हुआ कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन गया, अगर ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन गया, या पहले से कोई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन CO में N2 बना देता है। ठीक है, फर्दर CO के साथ रिएक्शन करके N2 बना लेता है। अब यहां पर जो N2 कलेक्ट की जाती है वो STP पर कलेक्ट की जाती है। ठीक है, और हम STP पर एक कंडीशन लेते हैं, STP पर आप कंडीशन जानते ही हो, प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम की, है ना। और दूसरी कंडीशन हम ये लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट समझ लो जरा, है ना, हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या P माइनस P1, पहले मैं लिख दूं फिर समझा दूंगा, P माइनस P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, STP की, ध्यान रखना। ये जो कंडीशन है ये कहां की है, एट STP। ठीक है, तो हम करते क्या है, STP पे वॉल्यूम निकालते हैं। भाई आपको ये नहीं पता ना कि कितने मोल हैं, आप बोलो सर STP पे वॉल्यूम तो 22.4 होता है, बेटा वो तो 1 मोल का होता है, आपको ये नहीं पता मोल कितने हैं। ठीक, ये हम STP पे यहां से वॉल्यूम निकालते हैं। ध्यान सुनना, ये जो है P क्या है, यहां पर मैं फॉर्मूले में क्या लिख रहा हूं, ये जो P है, ये P क्या है, P है प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मॉइस्ट गैस। जो आप N2 कलेक्ट कर रहे हो वो कहीं तो कलेक्ट करते हो ना, मतलब मॉइस्चर रहता तो अपन प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस लिखते हैं ना। P1 क्या है, एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, एक्वस टेंशन जिसको बोलते हैं, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। V1 क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, और T1 क्या है, टेम्परेचर। ये आपको वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन होगा, अभी मैं वहां अप्लाई करके बताऊंगा आपको, है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन होगा कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने वॉल्यूम कलेक्ट किया है। यहां तुम्हारा P2 क्या है, P2 बेटा तुम्हारा होता है 180 m, जिसको टॉर में या mmFHg में कन्वर्ट करो तो 760 mmFHg आएगा, यूजुअली mmFHg में दिया जाता है। ठीक है, और तुम्हारा T2 क्या है, 273 केल्विन। ठीक, अब तुम ये V2 निकालोगे, V2 क्या है, V2 है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड एट STP, वॉल्यूम ऑफ N2 इन ml, ये निकालते हैं, कलेक्टेड एट STP। STP पे तुम्हें वॉल्यूम निकालना होता है इसका, ये ध्यान रखना। तो ये सारे टर्म समझ गए आप, क्या किया मैंने, एक तरीके से प्रेशर PV/T बराबर कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होंगे ना, तो PV/T मैंने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक है, तो PV/T बराबर कर दिए। यहां पर ये कंडीशन है STP की, ये विदाउट STP कुछ गिवन कंडीशन यहां पर होगी, तो हम क्या करते हैं, STP पर वॉल्यूम N2 का कितना कलेक्ट हुआ वो निकालते हैं, और फिर उससे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे परसेंटेज का क्या होता है। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं तो फॉर्मूले में भी अप्लाई कर लेना। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28/22400 इंटू V2 इन ml डिवाइडेड बाय W इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है ड्यूमास मेथड में, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का परसेंटेज में। समझ गए, तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे क्या क्या चीजें यहां पर। अब मैं अप्लाई करके आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना है। देखो 0.16 ग्राम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, W पता है तुम्हें, गेव बाय ड्यूमास मेथड 46 cc मतलब 46 ml, क्या है ये, N2 है, मतलब ये क्या आ गया तुम्हारा, ये क्या आ गया, V आ गया। देखो यहां से आप क्या करोगे, ये V1 आ गया तुम्हारा यहां पर, है ना,
पर्टिकुलर आपको ये दे रखा है, ये V1 लिख दूं यहां पर, ये V1 हो गया आपका, नहीं थोड़ा सा उल्टा लगेगा आपको, यहां लिख देता हूं, ये V1 हो गया। मेजर्ड ओवर वाटर, देखो जो N2 को कलेक्ट करते हैं ना, मेजर्ड कहां पर करते हैं, वाटर पे कलेक्ट करके निकालते हैं ना, तो मेजर्ड ओवर वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये T1 हो गया, एंड एट अ प्रेशर ऑफ 755 mmHg। अब ये देखो जरा, प्रेशर दे रखा है आपको कितना, 755, ये P दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन में एक्वस टेंशन गिवन होगी, देखो एक्वस टेंशन ऑफ वाटर 15 दे रखी है, ठीक। तो तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें P पता है, यहां से देखो तुम्हें P पता है, P1 पता, P क्या हो गया 755, P1 क्या हो गया, P1 15, ठीक। V1 क्या हो गया, कितना कलेक्ट किया तुमने 46, कहां किया, वाटर पे कलेक्ट करते हैं, है ना, तो ये हो गया आपका क्या V1 हो गया। T1 कितना हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर देंगे, बाकी ये P2 T2 पता है तुम्हें, यहां से V2 निकाल लो, यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्या करने वाला हूं मैं, देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं, बाकी सॉल्व आप कर लेना। V2 इन ml क्या आएगा, देखो V2 इन ml क्या आएगा, क्योंकि वॉल्यूम V1 ml में दिया ना, सीसी मतलब ml, P माइनस P1 देखना, 755 माइनस 15, P माइनस P1 इंटू V1 46 अपॉन, ठीक है, P माइनस P1 इंटू V1 अपॉन T1, T1 कितना है 15, तो 15 प्लस क्या कर लो 273 कर लो, तो ये कितना हो गया 15 इसमें ऐड कर दो, 5 और 3 8 8, 288 आ जाएगा, ठीक है। तो 288 यहां पुट कर रहा हूं मैं, 288, ये क्या हो गया P माइनस P1 V1 बाई T1, ठीक है। और इनटू देखो मैं V2 निकाल रहा हूं ना, तो T2 ऊपर P2 नीचे, T2 ऊपर कितना 273 और P2 नीचे कितना 760 mmHg। यहां से तुम V2 निकाल लो, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, यहां से तुम V2 निकाल लो ये, और इस V2 को ऊपर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। W क्या पुट करना है आपको 0.16, ठीक है। तो यहां से समझिए प्रोसेस क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर लेना है ना, नहीं तो काफी टाइम लगेगा फिर, आप मुझे कैलकुलेशन खतरनाक सी आप कर लेना। V2 ये दे रखा है, V2 ये आ जाएगा, W दे रखा है कितना 0.16, V2 यहां से निकाल लो, W कितना है 0.16, यहां पुट कर देना, इस वाले फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोसेस क्या है वो मैंने समझा दी, पहले आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर कर V2 निकालोगे, मैंने अप्लाई करके भी बता दिया क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से V2 निकालोगे, P2 T2 फिक्स रहता है आपका, ये है ना, ध्यान रखना 273 760 हमेशा, वहां पर जो दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में वो वहां पे पुट करना है, ठीक। यहां से V2 निकाला, इस तरीके से V2 को यहां पुट किया, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलें आगे, ओके। अगला है बेटा जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी रिएक्शन H2SO4 और CuSO4 के साथ कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनता है, ध्यान रखना क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट। और NaOH में इसको डाल दो तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, यहां पे 2 मोल यूज हो जाएंगे, तो Na2SO4 अलग निकल जाएगा, क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, और NH4OH जिसको एक्वस अमोनिया बोलते हैं, बेटा NH4OH को एक्वस अमोनिया ही बोलते हो ना, तो वही बनता है आपका, मतलब अमोनिया बनना है। अब अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 से अमोनियम सल्फेट बन जाता है। मतलब मेन कहानी ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है, जब वो रिएक्शन करें तो सॉल्ट बनाएं, अमोनियम सल्फेट बनाएं, एक्वस अमोनिया बनाएं। अगर वो नहीं बना रहे हैं तो वैसे कंपाउंड टेस्ट नहीं देते हैं, जैसे ये वाले NO2 हो, किसी कंपाउंड में NO2 हो वो अमोनिया नहीं बनाता है। एजो कंपाउंड हो, ठीक है, ये क्या होगा नाइट्रो कंपाउंड, इनको क्या बोलूंगा नाइट्रो कंपाउंड, ये होगा एजो कंपाउंड। या नाइट्रोजन रिंग में आ जाए तो ऐसे वाले कंपाउंड बेटा अमोनिया नहीं बनाते, अमोनियम सल्फेट नहीं बनाते हैं, ठीक। इसका मतलब वो ये टेस्ट नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन सा जेल्डाल्स टेस्ट नहीं देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव जेल्डाल्स टेस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये जो अमोनियम सल्फेट बना, इसी से ही हम एस्टिमेशन करते हैं भाई, अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 से कराते तो ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह लगा के फाइनल निकालते। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4, ठीक है, इनटू NV, ठीक है, या इनटू का ऐसे लिख दूं तो इनटू ही मतलब होता है ना इसका, 1.4 नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू 100 वगैरह सब कर दिया, फाइनल परसेंटेज है ना। अब ये मत कहना कि सर इनटू 100 क्यों नहीं किया, कर दिया, फाइनल परसेंटेज है, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये समझ लो आपका क्या है, फाइनल फॉर्मूला है। जैसे आप यहां पर देखो
इस वाले का फॉर्मूला अगर फाइनल याद करना है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो तो 28/224 इंटू V2/W ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है ना। तो मैंने यहां पर फाइनल कर दिया, ये इंटू 100 वगैरह करके कर दिया मैंने, फाइनल आंसर आ गया ये। W है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, N है नॉर्मेलिटी किसकी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, एसिड की नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम एसिड का कितना यूज किया है ये रिएक्शन में, देखो सवाल पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। और ये ध्यान रखना ये वाले कंपाउंड जेल्डास टेस्ट नहीं देते हैं, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डास में, ठीक है अच्छी बात है। द अमोनिया इवॉल्व्ड, देखो अमोनिया इवॉल्व्ड जो यहां निकलती है, ठीक, फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, तो 0.5 क्या आ गया बेटा W, ये क्या आ गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना 0.5, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, अच्छा इज न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम किसका है, एसिड का है जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक। तो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है आपको, नॉर्मेलिटी तो पता ही नहीं है, मोलैरिटी पता है, कोई बात नहीं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर इसका क्या होता है H2SO4 का 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी 2 आ गई, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 10 ml, ml में ही रखना है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इन ml, तो परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगा दो, क्या 1.4, देखना ध्यान से 1.4, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 10 डिवाइडेड बाय 0.5, समझ गए, परसेंटेज नाइट्रोजन क्या आ गया 1.4, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बाय 0.5। ये तो थोड़ी अच्छी छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, 0.5 मतलब आधा होता है, 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1.4 14 इंटू 4 56, 5.6 इंटू 10 56% इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इस टाइप से और भी कर लेने तो आसान था इसलिए मैंने कर दिया, समझ गए कहानी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये कंपाउंड जेल्डास मेथड नहीं देते हैं, जेल्डा मेथड से एस्टिमेशन नहीं कर सकते इस टाइप के कंपाउंड का। चलें आगे, चलो भाई अगला केरियस, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। केरियस मेथड की बात करूं तो किसके लिए यूज करते हैं, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। हेलोजन में पहला है परसेंटेज क्लोरीन, क्या होता है बहुत आसान है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते तो ये तो जानते थे AgCl होता है। अच्छा ये केरियस मेथड में केरियस ट्यूब होती है, केरियस ट्यूब कुछ नहीं ग्लास की ट्यूब होती है ना, उसको नाम दिया गया केरियस ट्यूब। एक्वस अमोनिया में ये सॉल्युबल होता है, कौन, AgCl का कॉम्प्लेक्स एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये बना लेता है ना। मतलब आपको एस्टिमेशन किससे करना है, AgCl से करना है, ध्यान रखना, इससे एस्टिमेशन करना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल अच्छी बात है, एस्टिमेशन किससे करना है, AgCl से। अब मुझे बताओ AgCl का वेट कितना होता है, सिल्वर का होता है 108, क्लोरीन का 35.5, मतलब 143.5, 143.5 में से 35.5 ग्राम क्लोरीन है, ठीक है। 143.5 में से मैं क्या लिख रहा हूं, 143.5 ग्राम AgCl कंटेन्स कितना, 35.5 ग्राम क्लोरीन, तो x ग्राम में कितना होगा, x ग्राम में कितना होगा, तो क्या लिखोगे 35.5 अपॉन 143.5, ठीक है, x ग्राम या W1 ग्राम जैसा मानना, W1 मान लो, तो W1 ग्राम में कितना होगा बताओ। अगर W1 ग्राम AgCl मिले तो 35.5 यूनिटरी मेथड अपॉन 143.5 इंटू W1 ग्राम क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट W, ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W हर फॉर्मूले में नीचे ही आता है, ठीक, ध्यान रखना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट W है तो वहां से मुझे परसेंटेज क्लोरीन निकालना है, तो इतना है क्लोरीन का वेट 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1 बाय W इंटू 100 परसेंटेज के लिए, ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले इतने आसान हैं कि आपको एक एक बार में याद भी हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं सोचने के लिए, ठीक। ये क्लोरीन का हो गया। सिमिलरली ब्रोमीन का होता है, बस क्या एनालिसिस में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ब्रोमीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ बेटा AgBr बना लेता है, और AgBr एक्वस अमोनिया में पार्सली सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल, ये पार्सली सॉल्युबल, और ये वाला इनसॉल्युबल होता है। देखो हो वही रहा है, ध्यान से देखो, यहां बन रहा है बेटा AgCl, यहां तुम्हारा AgBr, देखो यहां तुम्हारा AgBr और यहां तुम्हारा AgI, ये एक्वस अमोनिया में पार्सली सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। मतलब कहानी ये है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहां बना के लिख रहा हूं, परसेंटेज Br कैसे निकालोगे, AgBr में कितना ब्रोमीन है, Ag का वेट कितना होता है 108,
Br का होता है बेटा 80, तो 108 प्लस 80 कितना हो गया 188। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर 80 ग्राम इसका है, तो 80 बाय 188 इंटू W1/W। अब आपका W1 क्या है, वेट ऑफ AgVr, W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंटू क्या करोगे 100 कर दोगे, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना बस, और ज्यादा कुछ खास होता नहीं इसमें। इसका बता दो, Ag का 108 और आयोडीन का 127, कितना हो गया ये 108 और 127, 108 127 8 7 15 2 3 235 होता है ना, सही है। 127 8 7 15 1 3 2, हाँ 235 होता है। देखो इधर इधर इधर, AgI में I कितना है 127 और AgI का वेट कितना है 235 अभी निकाला, इंटू W1/W इंटू 100। W1 वेट ऑफ AgI और W वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो परसेंटेज आयोडीन क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो बात को, ऐसे करना है, ठीक है। चलें आगे, ध्यान रखना ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, फॉर्मूले हैं मेन, है ना। अगला है बेटा केस नंबर 4, ये मैं बता रहा हूं सल्फर के लिए, है ना, यहां लिखा नहीं है, लिख लो, सल्फर के लिए होता है ये, फॉर सल्फर, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर है Na2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 बनता है, BaCl2 से BaSO4 बासो4 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बासो4। अब बासो4 में तुम्हारा कितना सल्फर है बताओ जरा, इसमें आपका सल्फर होगा, बेरियम का होता है बेटा 137, ठीक है, सल्फर होता है आपका 32, और ये हो गया 16 इंटू 4 64, 7 और 4 11 और 2 13, 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, 1 2 233 233। देखो तो परसेंटेज सल्फर किसमें, BaSO4 में कितना होगा, BaSO4 में कितना सल्फर है 32 ग्राम, अपॉन टोटल कितना आया था 233, यही आया था ना, भूल गया मैं, सही ना, चेक कर लेते हैं। 137 32 64 7 4 11 2 13 3 6 3 9 3, हाँ सही है, 233 इंटू इसका वेट W1 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W और इंटू 100, इस तरीके से करना है। तो तुम बस ये देखते जाओ फॉर्मूले कैसे कैसे आ रहे हैं, अप्लाई करना भी सीख लो। क्या इन सल्फर एस्टिमेशन, मेन तो एप्लीकेशन है इसलिए क्वेश्चन भी करा रहा हूं, 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.4813 ग्राम ऑफ BaSO4, फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर। बहुत आसान भाई, इससे आसान क्या है, देखो परसेंटेज सल्फर इज इक्वल टू 32/233 इंटू W1 मतलब वेट ऑफ कंपाउंड, तो ये क्या है 0.4813 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.157, सही है, और इंटू 100 ऐसा दिखेगा आपको, देखो 0.4815 और 0.157 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड तो कर ही लोगे। चलें आगे, प्रोसेस देख लो कैसे लगाना है, फॉर्मूला याद करना सीख लो कैसे करना है। अगला बेटा फास्फोरस का है। फास्फोरस के एस्टिमेशन के लिए बेटा दो मेथड होते हैं, एक तो अमोनियम मॉलिब्डेट वाला जो पीछे सीखा था, और एक मैग्नीशियम वाला मेथड होता है जिसमें अपन मैग्नीशियम का यूज करते हैं। देखो परसेंटेज फास्फोरस के दो तरीके, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जो है फास्फोरस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, उसकी रिएक्शन MgSO4 एक्वस अमोनिया से कराते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनता है, ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम, ठीक है, फॉस्फेट। और इसकी रिएक्शन बेटा मतलब इसकी जब हीटिंग करा देते हैं तो ये बन जाता है Mg2P2O7, ठीक है। अब इसी से हमें एस्टिमेशन करना है Mg2P2O7 से, कैसे करोगे, इसमें कितना फास्फोरस है बताओ, इसमें कितना फास्फोरस है, कितने फास्फोरस लगे, दो, एक फास्फोरस का 31, दो का 62, तो 62 और इस पूरे का निकालोगे आप तो 222 आएगा, 222 है ना, 62/222 निकाल के देख लेना, इंटू W1/W इंटू 100। W1 क्या है, इस कंपाउंड का वेट है, और W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। ये आ गया परसेंटेज किसका, फास्फोरस का, परसेंटेज फास्फोरस का, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ठीक है।
ये हो गया आपका परसेंटेज फास्फोरस का, ठीक है, इस तरीके से। यहां मैं एक्वस अमोनिया थोड़ा साइड में लिख देता हूं यहां, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अटेम्प्ट कर लेते कैसे। 0.222 ग्राम क्या दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये W हो गया, ठीक। व्हेन हीटेड इन केरियस ट्यूब विद कॉन्सेंट्रेट HNO3H3PO4 इज फॉर्म्ड, कन्वर्ट इनटू, यही वाली कहानी लिखी है ना, MgNH4PO4 ये बना, विच ऑन हीटिंग गेव Mg2P2O7, ये क्या है तुम्हारा W1, बस कहानी खत्म है। ये W, ये W1, तो परसेंटेज P कैसा आएगा, 62/222 इंटू W1 क्या है 1.33 और W क्या है 2.2 इंटू 100, खत्म, फिनिश, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। अगला देखो, एक और तरीका है, पहले H3PO4 में कन्वर्ट कर लो, फिर अमोनियम मॉलिब्डेट डाल के अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बना के कर लो, है ना। तो इसमें कितना फास्फोरस है बताओ, इसमें कितना फास्फोरस है, बोलो, परसेंटेज फास्फोरस निकालना, कितने फास्फोरस हैं, एक ही है ना, मतलब 31 अपॉन टोटल वेट इसका होता है 1877 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। W1 किसका वेट है बेटा, इसका वेट है W1, ठीक है, और W किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना W हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होता है, ठीक। यहां पर मैं लिख दूं बड़ा बड़ा सा, जो हर फॉर्मूले में W लिखा है वो है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और W1 जहां लिखा है हर फॉर्मूले में वो क्या है आपका, W1 या W2, ऊपर जो न्यूमरेटर में वेट होता है वो वेट ऑफ कंपाउंड जिससे आप एनालिसिस कर रहे हो, क्वांटिटेटिव, ठीक। तो ये कहानी है, ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। चलो भाई, तो यहां तक की कहानी आपकी खत्म हुई। ये कौन सी वाली कहानी है आपकी, जो आपको NCERT में दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, सारे टेस्ट जितने भी दे रखे थे। अब इसके बाद बेटा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम चलते हैं, अब हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से लेकर अमीन्स तक, ठीक है। फिर अपन इसके बाद बेटा बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, मतलब आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब आज देखो, आज हम जितना कवर कर ले रहे हैं उसमें क्या क्या है, अपना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने कर लिया है, ठीक। अब एक काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उतना कर लेना, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जहां पर होता है। तो एनसीईआरटी की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाना एनसीईआरटी को, और 2 पेज होंगे बस, ज्यादा नहीं, 1 या 2 पेज, उसको आप रीड कर लेना, जिसमें क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, एक बार उसको रीड कर लेना, आ जाएगा आपको समझ में, इतना कुछ उसमें है नहीं, ठीक। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ लेके जा रहा हूं, टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट हर एक के, ठीक है, हर एक फैमिली के इंडिविजुअल टेस्ट। तो हमारा टेस्ट वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है रिएजेंट्स की, तो रिएजेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जितनी भी हमारी रिएक्शंस आई थी, मैंने आपको जेएमपीएस की 3 सीरीज कराई थी, उसमें सारे जेई मेन के रिएजेंट आपके कवर हो गए। देखो आपने क्या क्या कर लिया, जेएमपीएस जिस दिन से चालू हुई है, जेएमपीएस 1, जेएमपीएस 2, जेएमपीएस 3, उसमें हमारा ओवरऑल रिएक्शन वाला पोर्शन कवर हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, टेस्ट वाली चीजें बची थी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आज हमने वो कवर कर ली है। अब जो एक रिएजेंट का मैं लेक्चर बोलता रहता हूं ना बार बार, वो जेई एडवांस वाले रिएजेंट होते हैं कि जिनको अपन एक साथ लिखेंगे, तो वो हम बाद में कभी लिख लेंगे, फिर कभी, है ना। अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी खत्म, सारे टेस्ट हमारे खत्म हो जाएंगे आज के लेक्चर में, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीमर पढ़ेंगे। देखते हैं बायोमोलिक्यूल में 1 लेक्चर लगता है या 2 लेक्चर लगते हैं या 3 लेक्चर लगते हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे फिर अपन पॉलीमर पे चलेंगे, ठीक है। ये अपनी प्लानिंग है इस तरीके से, ओके। चलें फिर आगे। और बाकी मैं एक बार वो जो रिटर्न वाला प्लानर है कि कौन सा चैप्टर में कितना टाइम और लगेगा, और आपके जेई मेन के जो पहले वाला है उसके पहले कितने चैप्टर हो सकते हैं, वो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। मुझे भी थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ रही है कि कौन सा चैप्टर उठाया जाए। पहले उठाऊंगा तो देखो इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में, जैसे केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन आना ही आना है, कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन आना ही आना है, ब्लॉक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इस टाइप के अपन चैप्टर पहले कवर कर लेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े फिर, शुरू कहानी। देखो क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस बेटा हम पढ़ रहे हैं, किसका, फंक्शनल ग्रुप का।
सबसे पहला टेस्ट है अनसैचुरेशन टेस्ट, जिसको बोलते हैं अल्कीन और अल्काइन के लिए। ये आपने सब पढ़ रखे हैं, बस हम एक साथ इनको लिख रहे हैं, और कुछ दो चार नए आएंगे तो उनको देख लेना आप, है ना। बेयर्स टेस्ट आप क्या जानते हो? बेयर्स रिएजेंट का नाम सुना है? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो मेरे पास क्या है? बेयर्स रिएजेंट। क्या है बेटा? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। क्या करता है ये? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है ना। तो अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, मैं अल्कीन में समझा देता हूं आपको। क्या करते हो? इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ होती है, तो टेस्ट में क्या होता है आप जानते हो? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है किससे? OH से, है ना। KMnO4 मतलब डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है। ऐसा बनता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं बेटा? KMnO4 का कलर होता है पिंक, ठीक है। KMnO4 क्या होता है? पिंक कलर का होता है ये। तो ऐसा लिखते हैं कि ये जो अल्कीन है ये इसके कलर को डिस्चार्ज कर देती है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? अल्कीन डिस्चार्जेस द पिंक कलर ऑफ KMnO4, है ना, ठीक है। तो कौन डिस्चार्ज कर रहा है? अल्कीन। किसके कलर को? मतलब पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा ये, है ना। तो डिस्चार्ज द पिंक कलर, ऐसा होता है। इधर देखो जरा, Br2 प्लस H2O, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। क्या होता है जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो आपको रिएक्शन पता है Br2 प्लस वाटर क्या करता है? HOBr देता है, Br प्लस OH माइनस NT में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं OH, अभी मैंने आइडेंटिकल मान रखे हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन ले लिए, तो आप कहीं भी Br कहीं भी OH जोड़ो, ठीक। तो ये क्या करता है अल्कीन? यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन है? अल्कीन डिस्चार्जेस द रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर लिख देता हूं, है ना, किसका? ब्रोमीन का। यहां पिंक कलर इसका होता है, इसका क्या होता है? रेडिश ब्राउन। तो ये आपको पता है, बस मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए सारे टेस्ट, है ना, क्योंकि खुद से तो तुम लोग कुछ करते नहीं, मुझसे करवा लेते हो सारा। चलें, ये है डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। अगला देखो, टॉलरेंस टेस्ट याद है आपको? करवाया था मैंने। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट होता है। क्या होता है बेटा? टॉलरेंस रिएजेंट। अब ये जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है ये क्या करता है? देखो, टॉलरेंस रिएजेंट लिख दूं क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, कौन सा? अमोनिकल, मतलब NH4OH के साथ। कौन देता है ये? टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देती है, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, तो टॉलरेंस रिएजेंट TR के साथ ये व्हाइट PPT देती है। क्या देती है? व्हाइट PPT। अगर क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट कराना है तो क्यूप्रस क्लोराइड के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है Cu2Cl2 NH4OH। क्या होता है? टर्मिनल अल्काइन क्या करती है बेटा? RC∧H, और ये जो रिएजेंट R है ये क्या करता है? यहां से H हटाकर क्या लगा देगा? Cu, और इसका होता है रेड PPT, है ना। कैसा PPT होता है बेटा? रेड PPT होता है इसका। कैसा? रेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड का टेस्ट, अरे ये कोई टेस्ट थोड़ी है, तो रिएक्शन पूरी साफ पढ़ रखी है हमने, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि टेस्ट तो है, लेकिन ऐसा ऐसे नहीं बोलते क्या टेस्ट है यार, है ना। क्या टेस्ट है? ये तो हम कर चुके हैं। एक बार फिर बोलना जरा इसको देख के, देखो इसको, क्या टेस्ट है यार। देखो, RX सिल्वर नाइट्रेट क्या देगा? Ag+ देगा। ये टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये क्या बनाएगा? AgX बनाएगा। अब तुम्हारा अगर X क्लोरीन है, अगर ये ब्रोमीन है, अगर ये आयोडीन है, तो ये अलग अलग कलर देते हैं। ये होता है व्हाइट PPT। अब ये अपन ने पीछे भी तो देखा है ना। ये होता है पेल येलो, पेल येलो, येलो, और ये PPT होता है क्या? डार्क येलो, ठीक है, डार्क येलो, ठीक, सिंपल है। बील्स्टीन टेस्ट क्या होता है? इसमें जो अल्काइल हैलाइड होती है बेटा, अल्काइल हैलाइड को कॉपर वायर में ले लेते हैं और फ्लेम में पास करते हैं, ग्रीन कलर आता है, सिंपल सा है ना।
तो वही लिखा है, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन ऑन कॉपर वायर ग्रीन कलर इज इंपोर्टेड टू द फ्लेम। सिंपल है, मतलब अल्काइल हैलाइड सपोज RX है, इसको तुमने कॉपर वायर पे लिया और फ्लेम लगा दी, ठीक है। अगर तुमने इसको फ्लेम से पास किया, फ्लेम से पास किया तो ग्रीन कलर आता है, क्या आता है? ग्रीन कलर। तो ये कंफर्म करता है कि हैलाइड है, सिंपल सा है विल्सन टेस्ट। चलें आगे। अगला देखो बेटा, कौन सा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना। तो इसमें जो सी होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर उसकी क्या होती है? देखो इसमें सी की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है, तो सी +4 से +3 में जाता है, ठीक। सी +4 का कलर होता है बेटा ऑरेंज, ठीक। इसका कलर होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर से लाइट येलो बनता है, ऑरेंज से क्या बनता है? लाइट येलो कलर आता है, लाइट येलो। और एल्कोहल का टेस्ट करा रहे हो, ठीक है, तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करके लिख लो, RCH2OH प्लस C4+ से C3+ और RCHO। और C4+ कौन सा है? ये वाला है आपका +4, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन एल्कोहल से होती है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये +3 में आ जाता है, ठीक। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ऑरेंज से लाइट येलो ऑब्जर्वेशन होता है, तो ये अल्कोहल है, ऐसा ही डिटेक्ट करते हैं ना, कलर चेंज हुआ तो अल्कोहल है। अगला देखो जरा अल्कोहल का टेस्ट, ये तो आपने पढ़ रखा है। अरे भैया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, एस्टरिफिकेशन है ये, भूल गए क्या? देखो बॉयल विद एसिटिक एसिड एंड H2SO4 एसिडिक मीडियम है, फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर इज ऑब्जर्व्ड। देखो ROH की रिएक्शन, एसिटिक एसिड ले लो आप, CH3COH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या करते हो? एसिड से OH और एल्कोहल से H उड़ा देते हो, एस्टर बन जाता है। तो CH3COOR, यही है आपका एस्टर, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, समझ गए? सिंपल है बिल्कुल। अगला देखो, अगला है लुकास टेस्ट। कितनी बार पढ़ोगे भाई? लुकास टेस्ट का क्या ऑब्जर्वेशन होता है? पहले तो मैं लुकास रिएजेंट लिख देता हूं, फिर ऑब्जर्वेशन लिख दूंगा। लुकास रिएजेंट क्या करता है? लुकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही पेपर देने जा रहा हूं अभी फरवरी में। सारी तैयारी मुझसे ही करवा लो तुम, है ना, खुद से कुछ मत करो। ये सारे के सारे पढ़ा चुका हूं मैं, खुद से लिख लो ये सारे। लुकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस AlCl3, नहीं AlCl3 नहीं, ZnCl3। कहां से आ गए भाई? ZnCl3 ZnCl2, पागल हो गया हूं मैं भी। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास रिएजेंट है। क्या करता है ये? 1 डिग्री ROH, नो टर्बिडिटी, 2 डिग्री ROH, यस टर्बिडिटी। लेकिन कब? टर्बिडिटी इन मिनट्स, टर्बिडिटी इन मिनट्स। 3 डिग्री ROH, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट मतलब टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, टर्बिडिटी इन सेकेंड्स। क्या बनता है? RCl बनता है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट, एल्कोहल भी देता है भैया, हाँ देता है ना। देखो इस टाइप का एल्कोहल, कैसा? इस टाइप का एल्कोहल हो जाए एक ये, और इकलौता 1 डिग्री, कौन सा? इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, ऐसा इस टाइप का एल्कोहल अगर मिले तो ये एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्या बनता है? देखो इसकी रिएक्शन में कराऊंगा, आयोडोफॉर्म लेते हैं यूजुअली अपन, I2 + KOH से। तो आयोडीन मतलब हेलोजन पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? कीटोन में। और फिर I2KOH फर्दर रिएक्शन करके, ठीक है, ये बना लेता है R C डबल बॉन्ड O CI3, और ये ब्रेक हो जाएगा, यहां H और यहां OK कर देना, ठीक है। रिएजेंट बार बार मत लिखो, मतलब एक ही बार में लिख दिया मैंने सारा। तो ये क्या बनाएगा? RCOOK प्लस CHI3। क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? येलो PPT आएगा। इसका क्या होता है? येलो PPT, येलो PPT आता है। इकलौता 1 डिग्री होगा तो इसमें क्या होगा देखना, ये I2KOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा पहले तो,
इथाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड बना लेगा। एसिटल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूं HC डबल बॉन्ड और CH3। अब ये CH3 के जो H हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे? I से, तो CI3 बनेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां H और यहां OK आ जाएगा, तो ये दिखेगा HCOOK और प्लस CHI3 येलो PPT। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। आप देखो हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसलिए तो टेस्ट बोल रहे हैं अपन, है ना। चलें आगे, चलो भाई, विक्टर मेयर टेस्ट आ गया, तुम्हारा प्यारा टेस्ट। ये अल्कोहल के लिए भी होता है और नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए, दोनों के लिए ही होता है। कैसे होता क्या है? जब 1 डिग्री अल्कोहल अपने पास होता है, 1 डिग्री ROH, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, अल्कोहल को कुछ ऐसा ले लेता हूं 1 डिग्री वाला, RCH2OH मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इसकी रिएक्शन होती बेटा रेड फास्फोरस I2 के साथ। ध्यान से देखो, रेड फास्फोरस I2 के साथ, तो क्या होगा? OH रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से, तो RCH2I। अब इसकी रिएक्शन होती बेटा AgNO2 से। AgNO2 क्या करता है? AgI निकाल देगा, तो आ जाएगा RCH2NO2। ठीक, अब इसकी रिएक्शन होती बेटा HNO2 से। अब HNO2 से होगी तो इसको पता कैसे लिखो? ध्यान से देखना, इसको तुम ऐसे लिख लो HONO, HNO2 को, यहां से 2H और एक O ये निकाल दो, तो कैसा दिखेगा? RCNNOH सिंगल NO2 ऐसा। इसका नाम है बेटा नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड नाम है इसका, जो कि एक्वस KOH के साथ या NaOH के साथ, मतलब एक्वस अल्कली के साथ, एक्वस अल्कली लिख देता हूं, NaOH या KOH, एक्वस अल्कली, ठीक है। या एक काम करो, ले ही लो कुछ अल्कली, बताओ क्या ले लें? KOH ले लेते हैं, चलो। एक्वस KOH के साथ ये बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। क्यों? ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, देखो, क्योंकि ये O नेगेटिव बनेगा ना, तो ये बनेगा RCNO- सिंगल NO2 ऐसा। और इसका कलर होता है बेटा रेड कलर, ठीक है। इसका कलर क्या होता है? रेड। दिख रहा है आपको रेड? हाँ, चमकता हुआ तो दिख ही रहा है। तो बेटा इसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। ये कैसा? रेड कलर का होता है एक्वस KOH में डालने पर। ये अगर 2 डिग्री हुआ, देखना, अगर तुम्हारा 2 डिग्री हुआ, RCH ROH, सारी कहानी यही करते जाओ, रेड फास्फोरस I2, OH हटाकर I लगा देना, क्या सा दिखेगा? कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। फिर ले आना बेटा क्या? सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले आना? सिल्वर नाइट्रेट, नहीं नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, AgNO2। ये क्या करेगा? सिल्वर नाइट्राइट लाओगे तो RCH2NO2, ठीक है, लेकिन CH2 नहीं बनेगा। यहां पर तुम्हारा 2 डिग्री है ना, तो ये R आएगा, ये R आएगा भाई, ये 2 डिग्री है ना, और सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, ये आया। अब तुम HNO2 से इसकी रिएक्शन कराओ, HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें कैसे लिखना देखना, तुम इसको लिखोगे HONO। कैसे? HONO। क्या करोगे? ये H और ये OH, ऐसे वाटर निकालोगे, ठीक, तो कैसा दिखेगा? RCR और एक NO है, और क्या है? NO2 है। बेटा इसका नाम है स्यूडो नाइट्रोल। क्या नाम है? स्यूडो नाइट्रोल। और यही होता है बेटा ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का। दिख रहा है कलर आपको? रेड और ब्लू। क्या बात है भाई, ये होता ब्लू कलर का, ठीक, स्यूडो नाइट्रोल इसका नाम है। अगला देखो, अगर तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल है, RCRR और बेटा OH, क्या आएगा? रेड फास्फोरस और I2। देखो सारा यही रिपीट करना है इसी तरीके से, ठीक है। तो RCRROH। अब क्या करोगे? OH हटाकर I लगा दोगे तो ऐसा दिखेगा। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से। देखो, अरे बहुत आसान है। OH हटाया, I ले आए, आपने OH हटाया, I ले आए, ठीक है।
अब AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट है ना, तो AgI निकलेगा तो NO2 आ जाएगा। देखो सेम सिमिलर वही रिएक्शन है। अब इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये HNO2 के साथ नो रिएक्शन, और ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड खुद ही क्या है, कॉलरलेस। क्या है, कॉलरलेस, इसकी कोई कॉलर नहीं है, ठीक। तो ये क्या है बेटा, कॉलरलेस। समझ गए। अब मैं आपको इसकी सुपर ट्रिक बताता हूं याद करने की। क्या करोगे देखना, ऐसे लिख लो, ठीक, एक लाइन खींच दो, ठीक, एक लाइन यहां खींच दो, एक लाइन यहां खींच दो, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, यहां लिखो R, यहां लिखो B, यहां लिखो C, ठीक है। यहां लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3। यही है अपनी सुपर ट्रिक, ठीक है। दिख रहा है आपको? अरे RBC 1 2 3 नहीं समझ में आया? अरे क्या बात कर रहे हो। RBC 1 2 3 मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का कलर क्या होगा, रेड, विक्टर मेयर में। 2 डिग्री का क्या होगा, ब्लू, और 3 डिग्री क्या होगा, कॉलरलेस। खत्म, खत्म कहानी। देखो अब मैंने आपसे बोला था कि ये नाइट्रो अल्केन के लिए भी टेस्ट है। नाइट्रो के लिए कैसे, यहां से देखो जरा NO2 बन रहा है ना ये, तो नाइट्रो के लिए भी आप आगे बढ़ा सकते हो, सेम ही टेस्ट है ना। चलें आगे, तो नाइट्रो कंपाउंड के लिए भी कर सकते हो। ओके चलो भाई, अगला है बेटा फिनॉल का। पहला है वायलेट करलेशन विद FeCl3, मतलब FeCl3 टेस्ट इसको बोलते हैं। क्या होता है, फिनॉल है मेरे पास PHOH, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, FeCl3 से। तो यहां पर बनता है बेटा FeOPH होल 6 3 नेगेटिव, और इसका कलर होता है वायलेट कलर, ठीक है। इस तरीके से होता है वायलेट कलरेशन, वही लिखा है, सिंपल है। आगे देखो, व्हाइट PPT विद ब्रोमीन वाटर। अरे बेटा फिनॉल का ब्रोमीन वाटर नहीं पता क्या, क्या बात कर रहे हो। देखो ब्रोमीन वाटर, अरे याद करो यार, बताओ, अरे याद तो करो क्या है, बताओ। अरे ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, Br+ देगा ये, और ट्राई ब्रोमिनेशन करा देता है। क्या करा देता है, ट्राई ब्रोमिनेशन, है ना, इस तरीके से ट्राई ब्रोमिनेशन करा देता है। तो यही होता है बेटा वाइट PPT। क्या, वाइट PPT, समझे बात को। तो ये ध्यान से देखते जाना इसको। अगला बेटा लिबरमैन नाइट्रोसो। क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ करा दो। फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दो, NaNO2 HCl या H2SO4 एसिडिक मीडियम में। मतलब अल्टीमेटली पता क्या है, NaNO2 HCl या H2SO4 ये क्या करते हैं, NO+ देते हैं। तो जब इससे तुम इलेक्ट्रोफाइल निकालोगे NO+ आएगा। NO+ का ES कराना यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, NO आ जाएगा, ठीक। या एक काम करो, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा। तो पैरा पर NO लगा दूं मैं, NaNO2 HCl में पैरा पर NO लगा दिया। अब इसका करा लो बेटा टॉटोमराइजेशन। ध्यान से देखना जरा, इसका क्या करा लो, टॉटोमराइजेशन। कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका टॉटोमर बनाएंगे कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 1 7 सिस्टम लगेगा। 7 से H1 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, 3 4 का 4 5, 5 6 का 6 7, ऐसा होता है। तो इसका तुमने जब टॉटोमर बनाया तो तुमको कुछ ऐसा लगा, लगा लगा लगा, अरे देखो ऐसा लगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ओ सही है क्या, एकदम परफेक्ट है। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन फिनॉल से फर्दर होती है। 2 मोल यूज होते हैं फिनॉल के ना। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, या एक काम करूं यहीं से करा देता हूं ना। इसकी रिएक्शन फिनॉल से फिर करा दो, और फिनॉल को बेटा ऐसे लिख लो, फिनॉल का H यहां लिखा और OH यहां लिखा, पैरा का H है ना। यहां से क्या करो आप, ये OH और ये H, वाटर निकाल दो। तो कैसा दिखेगा, मैं इसको लिटा ले लेता हूं क्योंकि यहां जगह नहीं बचेगी। लिटा लो इसको, कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड हो, डबल N,
सिंगल ऐसा और OH, ठीक है, ऐसा बनता है। इंडोफिनॉल बोलते हैं इसको, इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल। क्या होता है ऑब्जर्वेशन देखो जरा, पहले ग्रीन ब्लू बनता है यहां पर, ये जो कंपाउंड है ये ग्रीन ब्लू होता है, ठीक, ग्रीन ब्लू, और ये होता है बेटा रेड। और जब इसको एक्वस अल्कली में डाल देते हैं, एक्वस अल्कली में जब डाल देते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्यों, ये एसिड है ऐसा, और ये K+OH माने बेस है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, सॉल्ट बना लेगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्ट बनता है, डीप ब्लू कलर का सॉल्ट बनता है यहां पर ऐसा, O-K+, डीप ब्लू। डीप ब्लू, अब ये दिख जाएगा आपको डीप ब्लू ज्यादा ही डीप हो गया है, देखें जरा, अरे भाई दिख ही नहीं रहा, डीप ब्लू कलर का, ये वाला तो दिख रहा होगा, ये भी चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, ग्रीन ब्लू भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कलर चेंज होते, ध्यान रखना, ग्रीन ब्लू से रेड देन डीप ब्लू, ठीक है। चलें फिर अगला बेटा फिनॉल का एक्वस NaHCO3 टेस्ट। नॉर्मल फिनॉल ये टेस्ट नहीं देते, मोनोनाइट्रो में सिर्फ एक देता है, पैरानाइट्रो ऑर्थोमेटा नहीं देते, डाई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो दोनों देते हैं, ठीक। तो ये कौन कौन ये टेस्ट देते हैं, पैरा मोनो नाइट्रो फिनॉल ये देता है, कोई सा भी डाई नाइट्रो दे देगा, डाई नाइट्रोफिनॉल ये देता है, और ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं वो भी देता है, ठीक। क्या कहानी होती होगी, पैरा नाइट्रो की कहानी कुछ ऐसी है कि जब NaHCO3 टेस्ट होता है, बहुत आसान है, तो कितनी बार कर चुके हैं, Na+HCO3- H+O- खत्म, क्रॉस में जोड़ेंगे, यहां बनेगा सॉल्ट O-Na+, यहां क्या आएगा बेटा NO2 प्लस 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 HCO3-, यहां से H+ लेके H2CO3 बना लेगा, जिसको बोलेंगे CO2 + H2O। अगला देखो जरा, अगर मैंने डाई नाइट्रोफिनॉल ले लिया, मान लो मैंने यहां पे NO2 लगा दिया, यहां पर NO2 लगा दिया, ठीक है, यहां NaHCO3 N+HCO3- प्लस माइनस, ठीक है, कैसा दिखेगा, O- N+ NO2 प्लस H2CO3 बनेगा, CO2 वाटर में बन जाएगा, CO2 + H2O। नाउ picric acid, if we take picric acid, then the salt formed is this, देखो O-, Na+, यहां NO2, यहां NO2 और यहां NO2 प्लस H2CO3 जो कि CO2 वाटर बना लेगा, मतलब ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं अपन, है ना, बुदबुदाहट के साथ CO2 का निकलना, है ना। तो NaHCO3 टेस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, हर टेस्ट का ऑब्जर्वेशन लिख रहा है ना, इसका ऑब्जर्वेशन है ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, बबल्स ऑफ CO2 बोल सकते हो आप, ठीक। तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब CO2 जो निकलती बुदबुदाहट के साथ निकलती है। चलें आगे, तो ये हो गया बेटा इसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। चेक कर लो एक बार, कोई NO2 की जगह NO तो नहीं लिख दिया, NO2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट। ब्रैडीज रिएजेंट नहीं पढ़ा था, रॉय पीपीटी बनते थे, कार्बोनाइल कंपाउंड देता था, क्या बात करते हो भाई। देखो ब्रैडीज रिएजेंट क्या होता है,
कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट है ये, किसके साथ? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसको हम बोलते थे ब्रैडीज रिएजेंट। 2 2 2 2 देखो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। क्या करना है कहा है इसमें? देखो यहां से O और 2H निकालने का, क्या बनने का? C NH, ऐसा 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 NO2 NO2 कैसे होते हैं? रॉय पीपीटी, रॉय पीपीटी मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि रॉय पीपीटी में रेड आए, ऑरेंज आए, येलो आए, ये होता है। ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्या नाम है? 2,4-DNPH, मतलब 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, समझ गए बात को? इस तरीके से लिखते हैं, बहुत आसान है। अगला है हल्लू फॉर्म। बड़ा हल्लू फॉर्म टेस्ट में क्या हो देगा? हल्लू फॉर्म टेस्ट में क्या होगा देखना, इसमें RC डबल बॉन्ड OCH3, इस टाइप के कीटोन, मिथाइल कीटोन, ठीक है। अल्कोहल में भी हमने इसको लिखा था, कीटोन भी देते हैं। कुछ नहीं, इसकी रिएक्शन I2KOH से कराने का, क्या बनने का? H हटाने का, I लगाने का, RC डबल बॉन्ड, यहां पे क्या करने का बड़ा? H हटा के I लगाने का, फिर क्या करने का? इधर से बॉन्ड ब्रेक, यहां H देने का, यहां ओके करने का, ये बनेगा R कुक प्लस ये बनेगा CHI3, येलो आयोडोफॉर्म, येलो पिपेटे, येलो पिपेटे, समझ गए? इस तरीके से होता है। बहुत आसान रिएक्शंस हैं, बस अपन लिख रहे हैं एक भाई, सब पढ़ चुके हैं अपन भाई, ठीक है। अगला टॉलरेंस टेस्ट, किसमें? कार्बोनाइल का टॉलरेंस टेस्ट। देखो क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है आपका, बताना जरा। टॉलरेंस रिएजेंट ये जी NO3 प्लस NH4OH होगा। टॉलरेंस रिएजेंट बोलेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट लिखेंगे इसको, सही है। अब क्या होता है, ये कौन देता है? देखो RCHO एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, यस। PHCHO ये टेस्ट देता है, यस। कीटोन R1C डबल बॉन्डो R2 ये टेस्ट देता है, नो। कोई भी कीटोन हो, मैंने तो खैर दोनों डिफरेंट ले लिए, सेम भी होते तो भी चलता है ना। तो कोई भी कीटोन हो वो नहीं देता। एल्डिहाइड में चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक बेटा दोनों देती, ध्यान रखना। टॉलरेंस टेस्ट एलिफेटिक एरोमेटिक ये दोनों देती हैं। क्या होता है, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं। RCHO जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो RCO माइनस बनता है, क्योंकि मीडियम बेसिक होता है ना, प्लस सिल्वर मिरर डिपॉजिट होता है, ठीक है। सिल्वर कलर का होता है ये, सिल्वरी वाइट, ठीक है, सिल्वरी वाइट डिपोजिशन ऑन द टेस्ट ट्यूब। अब इसके अलावा और कौन कौन से और होते हैं जो ये टेस्ट देते हैं? देखो इसके अलावा ये भी होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये टॉलरेंस टेस्ट देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, क्या करता है? इधर जो हाइड्रोक्सी है, यहां पर एक H की कमी है, लिख लो जरा, गलती से वहां लिखा नहीं है, लिख लो। यहां पर एक H आएगा इस जगह, ठीक है। तो क्या करना है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टॉलरेंस रिएजेंट में। तो अगर टॉलरेंस रिएजेंट तुमने लिया है तो बेटा ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O और CHOH को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें? डाई कीटोन बन गया ये अल्फा डाई कीटोन, कीटोन में कर देंगे ऑक्सीडाइज CHOH को, है ना। अगला, अगर तुमने टॉलरेंस रिएजेंट लिया तो तुम्हें ये पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर पॉजिटिव होता है, ये Cl माइनस इससे मिलकर क्या बना लेगा? AgCl का व्हाइट पीपीटी बना लेगा ये, है ना। AgCl का व्हाइट पीपीटी यहां पर बना लेगा, ठीक। इन सब में क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? वही सिल्वर का मिरर वाला, ठीक है, सिल्वर मिरर। HCOH ध्यान से सुनना,
कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा एसिड है फॉर्मिक एसिड जो टॉलेंस रिएजेंट में रिएक्शन दे देता है। ये क्या देता है? ये CO2 गैस निकाल देता है। ठीक है, क्यों? HCOH ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? इस कार्बन के पास ऑक्सीडाइजेबल H लगा हुआ है, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 वाटर में, मतलब CO2 निकल जाएगी और बाकी सिल्वर मिरर वाला तो बनेगा ही। ये भी होता है बेटा, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर कोई कंपाउंड जिसमें हेमी एसिटल ग्रुप है तो वो टॉलेंस टेस्ट देता है। कैसे? ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां डोनेट करके OR को निकाल के ऐसा बना सकता है, क्या? RCH डबल बॉन्ड O, और ये भी H निकल जाएगा, ये OR नेगेटिव लेकर, तो ये बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, और ये देता है टेस्ट। ठीक है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वही आपको सिल्वर मिरर दे देगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? ये RCO नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन दे रहे हैं। यहां पर क्या बन जाएगा? RNH3 पॉजिटिव आपका और मिल जाएगा। यहां पर बात समझ रहे हो कौन कौन? ये सारे के सारे कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। कौन से नहीं देते? कीटोन नहीं देते। अगर मान लो आप इसे यहां पर हेमी एसिटल की कीटल बोलते तो ये कीटोन बन जाता, तो टेस्ट थोड़ी देता। तो हेमी कीटल टेस्ट नहीं देते। या एसिटल देते, एसिटल दे देते आपको, तो वो भी नहीं देता। क्यों? एसिटल में यहां OR हो जाता, तो वो भी नहीं करना आपको। सिर्फ हेमी एसिटल देता, ध्यान रखना, सिर्फ हेमी एसिटल ही देता है टेस्ट। ठीक है, और कौन सा नहीं देता? कीटोन नहीं देता। ये एसिड नहीं देता। एसिड में लेकिन एक ही इकलौता है फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखना, एक ही इकलौता एसिड ऐसा है जो ये टेस्ट देता, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बहुत क्लियर। चलो भैया आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ा जाए। अगला देखो, फेहलिंग्स टेस्ट। ये भी मैं बढ़ा चुका हूं। क्या होता है? दो चीजें होती बेटा इसमें, फेहलिंग्स टेस्ट में, फेहलिंग A और फेहलिंग B। फेहलिंग A होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेहलिंग B होता है नाक्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। याद करो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद आ रहा है बेटा? हाँ बताया था, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है। ऐसा क्या होता था इसमें? ध्यान से सुनो, RCHO ये टेस्ट देते हैं, PHCHO ये टेस्ट नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, और कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखना। तो कौन देते हैं? RCHO। लिख लेते हैं रिएक्शन क्या? RCHO फेहलिंग सॉल्यूशन में जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा RCO माइनस प्लस Cu2O का रेड PPT बनेगा। कैसा? रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक, अब जैसे अपन ने ये उसमें लिखे थे टॉलेंस में, वैसे ही फेलिंग में क्या? एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन में, इसमें तो ये फेहलिंग टेस्ट भी देता है। HCOOH ये भी CO2 निकाल देगा, प्लस सभी में Cu2O यहां बनेगा, रेड PPT, यहां Cu2O रेड PPT, हेमी एसिटल भी वही एल्डिहाइड बना देंगे, तो वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCO माइनस प्लस Cu2O रेड PPT। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। चलें आगे। अगला है बेटा बेनेडिक्ट टेस्ट। देखो, सिमिलर टू फेहलिंग, सिमिलर टू फेहलिंग मतलब रिएजेंट सिमिलर टू फेहलिंग, ऐसा बोलो, रिएजेंट्स सिमिलर टू फेहलिंग, लेकिन टेस्ट को बोलते हैं मॉडिफाइड टॉलेंस टेस्ट। मतलब ऑब्जर्वेशन टॉलेंस जैसे, रिएजेंट फेहलिंग जैसा। क्या बोला मैंने? ऑब्जर्वेशन टॉलेंस जैसे, रिएजेंट फेहलिंग जैसा। जैसे अगर मैं ये रिएजेंट देखूं, फेहलिंग से मिलता जुलता है, एक्वस कॉपर सल्फेट है और यहां सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड है। अब ये सिट्रिक एसिड क्या होता है, ध्यान से देखना, कार्बन, इस पर एक OH लगा दो और एक COH लगा दो। ठीक है, और यहां पर CH2COH ऐसा लगा दो। क्या लगा दो? CH2COH। तो ये होता है बेटा सिट्रिक एसिड। अब इस सिट्रिक एसिड का सॉल्ट ले लो आप। ठीक है, जैसे H हटा के यहां पर N लगा दो या K लगा दो, है ना, कुक 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 कुक। ठीक है, इस तरीके से, तो ये सॉल्ट हो गया। सेम होता है, कैसा? क्या होता है? ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं इसके? टॉलेंस जैसे। टॉलेंस जैसे ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? रिएक्टेंट का ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं। जैसे RCHO ये देता है, PHCHO ये भी देता है, कीटोन R1C डबल बॉन्डो R2 ये नहीं देता। ठीक,
तो ऑब्जर्वेशन का मतलब मेरा कहने से ये था कि रिएक्टेंट जो हम लेते हैं वो टॉलरेंस से सोचने हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट में आंसर आता है वो फेलिंग का आता है ना। तो ये टॉलरेंस का और फेलिंग का मिक्स मान लो एक तरीके से, है ना। देखो जैसे RCHO है, इसकी रिएक्शन तुम कराओगे किससे? बेनेडिक्ट रिएजेंट से, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट है तो मैं बेनेडिक्ट रिएजेंट लिख रहा हूं इसको, ठीक है। ये इसको बेनेडिक्ट रिएजेंट, यहां ब्रैकेट में मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे। बेनेडिक्ट रिएजेंट है ये, है ना। तो क्या करना है आपको, इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे सॉल्ट में, ठीक है, प्लस Cu2O का रेड पीपीटी। ये क्या है? रेड पीपीटी। मतलब ऑब्जर्वेशन जो किसके ऑब्जर्वेशन है? कलर ऑब्जर्वेशन, वो फेलिंग जैसा, और रिएक्टेंट का ऑब्जर्वेशन टॉलरेंस जैसा। मतलब टॉलरेंस के जो रिएक्टेंट होते हैं, फेलिंग का जो आंसर होता है, दोनों को मिला दो तो बेनेडिक्ट हो गया, बस सिट्रिक एसिड कर देना सॉल्ट, है ना। अगला है बेटा NaHSO3। बता सकते हो NaHSO3 कहां पढ़ा था अपन ने? कार्बोनाइल में पढ़ा था। कौन देता है ये रिएक्शन? देखो, ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, मिथाइल कीटोन, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें फैक्टर होता है, ध्यान रखना। तो मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, क्या? NaHSO3 मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। मिथाइल कीटोन कैसे होते हैं? एक तरफ कीटोन रहे, मतलब कीटोन की एक तरफ मिथाइल रहे और एक तरफ कोई और ग्रुप लगा सकते हो। जैसे अगर मुझे लिखना है तो RC≡O≡CH3, ये होते हैं मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। और एल्डिहाइड आप जानते हो क्या? RCHO, ठीक है। अब देखना जरा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, यहां माइनस यहां प्लस, और NaHSO3 को लिख रहा हूं HSO3Na, H प्लस SO3 माइनस, ऐसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा C, यहां आ जाएगा SO3Na और यहां आ जाएगा OH, इस तरीके से। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, है ना, ध्यान रखना, व्हाइट कलर का होता है। अगला सिप्स टेस्ट क्या होता है? देखो, पैरा, P मतलब पैरा होता है, P का मतलब होता है पैरा रोजानिलीन प्लस SO2 प्लस HCl। तो क्या होता है? पिंक कलर आता है पहले, ठीक है, पहले पिंक कलर होता है, फिर वो कलर क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। मतलब इनकी रिएक्शन का डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एल्डिहाइड को डाल देते हैं तो रीस्टोर हो जाता है। मतलब ये एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, ध्यान रखना, है ना। तो ये एल्डिहाइड देता है RCHO, ठीक है, RCO R नहीं देता है, कीटोन नहीं देता है ना। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, क्या? पहले पिंक कलर आया, ठीक है, पहले पिंक कलर आता है, ये रिएक्शन जब होती है तो पिंक कलर आ जाता है। मतलब पहले पिंक कलर होता है, फिर ये रिएक्शन करके कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूं ताकि कलर से भी समझ में आ जाए आपको। पिंक से जाता है कहां पर? कलरलेस, ठीक। अब जैसे ही हम इसमें RCHO डाल देते हैं तो RCHO ऑक्सीडाइज होकर RCO माइनस बना लेता है और पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है। पिंक कलर रीस्टोर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो पहले पिंक कलर होता है, फिर कलरलेस हो जाता है, और फिर RCHO डालते हैं तो पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन में रीअरेंजमेंट वगैरह होकर कलरलेस हो जाता है वो, फिर वो वापस पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है। कब? जब RCHO डालते हो तो इस तरीके से होता है, ठीक है। चलें आगे। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड का NaHCO3 टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। पानी पिए पहले, फिर अभी और टेस्ट बचे अपने। कार्बोक्सिलिक एसिड का NaHCO3 टेस्ट कैसे करोगे? याद करो। बताओ जरा क्या करना चाहिए। यहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कोई भी, सब चलते हैं इसमें ना। NaHCO3 में क्या करेंगे? Na प्लस HCO3 माइनस, H प्लस O माइनस, क्या बनाएगा? RCONA प्लस ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2, है ना। तो ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, सभी में हम ऑब्जर्वेशन जरूर लिख रहे हैं क्या हो रहा है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2, सिंपल है यार। अगला HCOH कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट। देखो अभी पीछे भी तो लिखा था हमने, एक बार फिर से लिख लो यहां पर, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एक साथ लिख रहे थे।
HCOH टॉलरेंस रिएजेंट, देखो टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, ठीक है, और फेहलिंग टेस्ट भी देता है, ये फेहलिंग रिएजेंट, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेहलिंग टेस्ट दोनों लिख लो। अगर टॉलरेंस टेस्ट होगा तो यहां ऑब्जर्वेशन आएगा सिल्वर का पीपीटी, फेलिंग होगा तो Cu2 होगा पीपीटी, ठीक है, और दोनों में ही CO2 निकलेगी। ठीक है, फ्रूटी स्मेल विद एल्कोहल, अरे एस्टेरिफिकेशन अभी पीछे लिखी तो है, एक बार फिर लिख लो। RCOH HOR एसिडिक मीडियम, एसिड से OH एल्कोहल से H, एसिड से OH एल्कोहल से H, खत्म हो गई कहानी। क्या बना? RCOOR, फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर, हो गया, सिंपल है। आगे बढ़े, अमीन्स में चलते हैं बेटा। अमीन्स में पहला है कार्बाइल अमीन टेस्ट। देखो 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है, ये किसका टेस्ट है? 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है। बहुत गंदी सी बदबू आती है जब बनता है ये, है ना। कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या होता है, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसका नाम है। क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना। RNH2 की रिएक्शन CHCl3KOH के साथ होती है तो ये बनाता है RNC, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। गंदी सी स्मेल को क्या बोलते हैं? फॉल स्मेलिंग, ठीक है, स्मेलिंग कंपाउंड। अगला है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसकी स्मेल आती है। 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है ये भी, RNH2 CH2 HgCl2, ठीक है, ये होता है तो ये बनाता है RNCCS, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इसका नाम है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल, कैसी? मस्टर्ड ऑयल, स्मेल, ठीक है, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है ये भी। अगला देखो हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बेटा? हिंसबर्ग टेस्ट, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ध्यान से देखना जरा, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, मैं 1 डिग्री अमीन लेके चल रहा हूं RNH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं, ऐसे लिख लो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है। RNH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं HNH2, सही है? नहीं, NHR लिखना पड़ेगा, 1 डिग्री है ना, NHR ऐसा। आप क्या करो बेटा, यहां से HCl निकाल दो, HCl निकाल दिया तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, PHS डबल बॉन्डो, सल्फोनामाइड बोलते हैं इसको, है ना, ऐसा बनेगा। अब ये एक्वस एल्कली में सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो ये OH माइनस यहां से H प्लस निकाल लेगा, तो ये होगा PHS डबल बॉन्डो N माइनस K प्लस, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? R, एक H और है यहां पर, पक्का। RNH2 था, एक H यहां से निकला और एक H यहां से, नहीं H नहीं आएगा, सही था पहले, क्योंकि 2 H ही थे ना भाई, RNH2 में 2 H थे, एक H तुम्हारा यहां से निकल गया और एक H तुम्हारा यहां से निकलेगा, है ना। तो होता क्या है, PHSO2Cl RNH2 से क्या बनाएगा? ये कंपाउंड बनाएगा, जो कि एक्वस KOH में सॉल्युबल क्यों है? एसिड बेस रिएक्शन हो रही तुम्हारी, देखो यहां पर ये माइनस ये प्लस और यहां पर K प्लस OH माइनस, ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री अमीन ले लूं तो PHS डबल बॉन्डो Cl प्लस HNR2, अब तुम यहां से HCl निकाल दो, कैसा दिखेगा? PHS डबल बॉन्डो S डबल बॉन्डो
NR2 और एक्वस KOH में ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है मतलब आगे रिएक्शन हो ही नहीं रही इसकी। देखो अब यहां पर H नहीं बचा, जो निकलने वाला था वो नहीं बचा, मतलब ऐसा आएगा इनसॉल्युबल। अगला देखो, अगर मैं 3 डिग्री लेता, PH S डबल बॉन्डो Cl प्लस N, यहां R, इधर R और इधर भी R। अब इसके पास 3 डिग्री अमीन के पास H नहीं बचा, H नहीं बचा तो नो रिएक्शन पहली बार में ही। ठीक है, तो ये कहानी होती है। इस तरीके से अपन डिस्टिंग्विश करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को। समझ गए बात? क्लियर है सारे पॉइंट? आगे बढ़े। खत्म ही हो गए? क्या बात कर रहे हो पंकज सर, खत्म कर दिए सारे टेस्ट? वाह, हिंसवर्ग हो गया, अरे वाह, मतलब अमीन्स का ही तो चल रहा था, अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन तरीके से हमने ये खत्म कर लिया। तो बेटा ये सारे टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी है साथ ही साथ। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी, पता नहीं क्यों नहीं कह पा रहा था, आज सोच रहा हूं कह दूं। आप लोग यहां पर आए, आपने हमसे पीओसी पढ़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू और बड़ा वाला थैंक यू, है ना। चले फिर, मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है अब आपकी जीवन की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई मेन लेवल का रिएक्शन वाइज हमने सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब हमारा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, अमीनो एसिड, ये सब बचा हुआ है। एंड का पोर्शन 3-4 चैप्टर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर सब खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से करके आना, अब नंबर आना चाहिए। ऑर्गेनिक का सवाल आपका भाई साहब हिलना, मतलब ये समझ लो कि देखते ही आंसर आ जाए, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ मजा आ जाए ऐसा, मतलब हिले तो मतलब हिला डालो उसको, ऐसा वाला, है ना। मतलब मजा आ जाए, देख के ही आपको लगे अरे वाह ये वाली रिएक्शन, ये वाली, ये आंसर ए है, इसका सी है, इसका बी है, ऐसा होना चाहिए। इतनी अच्छी तैयारी करके जाओ आप, है ना। जेएमपीएस की जो सीरीज है उसको रिवाइज करते रहो, जेएमपीएस को बार बार रिवाइज करो। क्यों? 3 लेक्चर में सारी जेई मेन की रिएक्शंस आपकी कवर हो गई हैं और एक लेक्चर और ऐड हो चुका है पीओसी का। पीओसी करो और जेएमपीएस 3, ये 4 लेक्चर जो है ना वो रिवाइज करते रहो। जेई मेन में जब तुम बैठोगे उसके पहले ये 4 चैप्टर कम से कम 4 बार रिवाइज होने चाहिए, मतलब 4 लेक्चर, चैप्टर नहीं 4 लेक्चर। जेएमपीएस 1, जेएमपीएस 2, जेएमपीएस 3 एंड पीओसी, ये 4 चैप्टर 4 बार आपके रिवाइज होने चाहिए, तब आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन वाले क्वेश्चन बना सकते हो बैठते टाइम। मतलब जेई मेन में जब बैठोगे ना, तो यही फरवरी अटेम्प्ट का कह रहा हूं मैं, इसीलिए तो ये सब करवा रहा हूं आपको पहले, है ना, ताकि आपका अटेम्प्ट का अच्छा हो जाए, बढ़िया नंबर आए आप लोगों के, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल बेटा अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, अमीनो एसिड पढ़ेंगे, पॉलीमर पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, खत्म ही हो जाएगा लगभग, है ना। और क्या बचा अपना? एक वो रिएजेंट वाला लेक्चर ध्यान रखना, मतलब मुझे याद दिला देना आप लोग, जब जेई मेन हो जाए तब भी करा देंगे, तब भी चलेगा, क्योंकि जेई एडवांस तो बहुत पीछे चली जाएगी वैसे भी, है ना। तो वो कभी भी कर लेंगे एक आध लेक्चर, जो रिएजेंट वाला, एक्स्ट्रा रिएजेंट जो होते हैं, वो तो जेई मेन के बाद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले फिर, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।